तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, पार्ट 2 कंडक्टेंस एंड पार्ट 3 सेल। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस को हम समझ चुके हैं और उसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन भी देख चुके हैं, ठीक है। पार्ट 2 जो हमारे पास होता है कंडक्टेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसका हमने जो एक वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक देखा था कंडक्टेंस का, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको हमने समझा था, मतलब कंडक्टेंस का बेसिक समझा था। अब जो हमने समझा था उसका हम आगे थोड़ा सा एडवांस रूप देखेंगे, ठीक है। जैसे मोलर कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये आगे चलता ही रहेगा कंडक्टेंस में, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमने लास्ट पढ़ा था, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आयनिक कंडक्टेंस होती है, ठीक है। हमें मोलर कंडक्टेंस, ये देखो मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, उसकी आयनिक कंडक्टेंस से, मतलब आयंस है। कुल मिला के बात करें कि हमारे पास सॉल्यूशन में सेल में आयंस है, आयंस के थ्रू हमें मोलर कंडक्टेंस और या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी आनी चाहिए। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, बहुत आगे काम आएगा, घुमा फिरा के इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिमेंबर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमने मोलर कंडक्टेंस को पढ़ा था, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसके अंदर जो आयंस हैं जैसे Na+ या Cl- या आयंस में कन्वर्ट हो गए, इनके बेस पे, इनकी कंडक्टेंस के बेस पे, आयंस की कंडक्टेंस के बेस पे हम मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे, मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी या निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ सिंबल हैं, ध्यान रहना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं और किसका कहाँ यूज होता है। ये हमारे पास होता है मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, मतलब NaCl है, इसमें हमने 1 चम्मच नमक लिया, उसमें पानी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट डायल्यूशन हो गया उसका, ठीक है। तो ये मोलरिटी हम देख रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस, तो हम देख रहे हैं कि इसको, ये सिंबल जो याद ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन जैसे, मतलब वही बात है कि 1 चम्मच हमने नमक डाला, उसमें पानी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो उसकी मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये सिंबल है मोलर कंडक्टेंस का। ये सिंबल है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, सेम ही चीज है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट अल्फा डायल्यूशन। रिमेंबर, हम अगर ये लग रहा है तब हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, ठीक है। ये आगे समझाएंगे कि इनफाइनाइट डायल्यूशन में इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट इसका तो पता है हमें, अभी निकाला था, तो जो लास्ट प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने इक्विवेलेंट निकाला था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और ये भी निकाला था मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। ये जो सिंबल होता है ये होता है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। कैटायन है उसकी आयनिक कंडक्टेंस इससे शो करते हैं। सिंबल ध्यान रखना कि सिंबल को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो ये अगर आयनिक कंडक्टेंस है ऑफ कैटायन, तो ये है आयनिक, ये दोनों बहुत आएंगे आगे, ध्यान रखना, ये और ये दोनों आगे इसका काफ़ी यूज आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज हो सकते हो इन कि मोलर कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस का सिंबल, इनके कुछ रिलेशन भी आएंगे, ठीक है। इनके कुछ रिलेशन में तो कंफ्यूज हो सकते हैं हम, तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, इसको कहते हैं आयनिक कंडक्टेंस और ये है मोलर कंडक्टेंस का सिंबल ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया एनाइन का। N+ एंड N- होता है, जैसे हमारे पास होता है नंबर ऑफ कैटायन गिवन इन वन फॉर्मूला यूनिट, मतलब NaCl है, इसमें कितने कैटायन हैं, Na कितना है 1, Cl कितना है N- हो जाएगा वो 1, ठीक है। जैसे हमारे पास H2O है, H कितना है 2, N+ की वैल्यू कितनी होगी 2, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो इस टाइप से हम N+ और N- की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और ये होता है चार्ज, कि कितना कैटायन पे चार्ज है, कितना एनायन पे चार्ज होता है, R+ एंड R-। ये जितने भी सिंबल है ना, इनसे काफ़ी क्या बोलते हैं, हमारे पास काफ़ी इक्वेशन निकल के आएंगे, काफ़ी फॉर्मूले निकल के आएंगे, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। और मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो आयनिक और मोलर वाले इस सिंबल में, ठीक है। तो इसका आगे हम यूज देखते हैं। थोड़ा सा R
जो चार्ज होता है और जो n नंबर होता है कैटायन इन फॉर्मूला वन फॉर्मूला यूनिट, वो देख लेते हैं। उसको थोड़ा सा क्लियरफाई कर लेते हैं इन एग्जाम्पल से, ठीक है। हमारे पास CaCl2 है, ये Ca+2Cl- में हमें ये आयंस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो देखते हैं कि Ca कितने यहाँ पे 1, इस तो ये n+ हो गया, और n- हमारे पास Cl कितने हैं 2। R देखेंगे, इस पे चार्ज कितना है 2, और इस पे चार्ज कितना है 1, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। अगर इसका देखें तो n+ हमारे पास कितने Ca हैं 3, इसमें कितने हैं हमारे पास 2, चार्ज कितना है 1, और इस पे चार्ज कितना है -2। तो हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। और वो बाकी जो हमारे पास जो अदर वैल्यूज़ थी वो तो हमें दी होंगी, मोलर कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस, वो तो हमें मिलेंगे एक्चुअली, उनके रिलेशन देखेंगे, ठीक है। अब उनके रिलेशन ही देखते हैं एक्चुअली। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास Na+Cl- आयंस है, तो इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम देख रहे थे मोलर कंडक्टेंस, हम पहले देख चुके हैं मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम उनकी वैल्यू निकालेंगे आयनिक कंडक्टेंस के बेस पे। देखो टोटल मोलर कंडक्टेंस होती क्या है, मोलर कंडक्टेंस होती है कि इलेक्ट्रोलाइट में जो टोटल सॉल्यूशन में, मतलब तो सिंपल इसको समझ लेते हैं ना, तो हमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास मान लो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है NaCl, डाल लेते हैं। अगर सॉल्यूशन में NaCl है, ठीक है, ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, NaCl है, इसकी मोलर कंडक्टेंस निकाल लें। तो हम अगर इसकी मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हैं तो हम पूरे NaCl की निकाल रहे हैं, पूरे NaCl इस सॉल्यूशन की निकाल, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की निकाल रहे हैं मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। अगर ये आयंस में स्प्लिट हो जाए, हमारे पास Na है और Cl है, अब इन दोनों की अलग अलग वैल्यू हमें दे रखी है। हमें बोलते हैं कि Cl इतना है और हमसे Na की कंडक्टेंस निकला है, और दोनों से मिलकर हमें मोलर कंडक्टेंस पूछ सकते, तो ये हो गया आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। ऐसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली कि आपको ऐसे दे देंगे भाई Cl- है, इसकी आपको आयनिक कंडक्टेंस दे देंगे, इसकी भी नहीं देंगे, इसकी डिफरेंट आपको वॉल्यूम दे देंगे, मोल्स दे देंगे, उनके बेस पे इनकी कंडक्टेंस निकालो, फिर इन दोनों को एडअप करके मोलर कंडक्टेंस निकालो, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे अंदर इसमें क्वेश्चन बनते हैं। सिंबल ध्यान रखना, मोलर कंडक्टेंस के लिए हम ये यूज करते हैं। हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात कर रहे हैं, मतलब NaCl इसमें पानी डालते जा रहे हैं, इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, और इसके सिंबल होता है ये, ठीक है, प्लस, ठीक है, या माइनस। ये आयनिक है, ये कैटायन के लिए यूज करेंगे, मतलब कैटायन की कंडक्टेंस, ये एनायन की कंडक्टेंस, और दोनों को मिला के मोलर कंडक्टेंस। अब देखते हैं इसी के फॉर्मूले में बनते हैं एक्चुअली, ठीक है। हम मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे आयनिक कंडक्टेंस से, मोलर कंडक्टेंस बाय आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। रिमेंबर हम बात कर रहे हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, एक डेरिवेशन बनती है, तो डेरिवेशन तो हमें लेने देना नहीं क्योंकि फॉर्मूले का मेन यूज है। तो इसका जो बनता है वो बनता है, ये हो गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हम इसको शो कर देंगे। इसका बनता है n, जो नंबर ऑफ कैटायन थे उसको उसकी जो कंडक्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जो मान लो Na है, Na हमारे पास कितना है 1, और इसकी जो आयनिक कंडक्टेंस निकल के आती है उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हमारा Cl है कितने हैं 1, और इसकी जो आयनिक कंडक्टेंस निकल के आती है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास निकल के आ जाएगी क्या, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो और इसका जो साइन होता है, मतलब यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट की बेस पे आपको समझ में आएगा, अगर मोल दिया है तो हम मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आपको यूनिट का पता हो कि कौन सी यूनिट कहाँ लगेगी। तो ये अगर मोल दिया हुआ है तो मोलर लगेगी। अब इक्विवेलेंट की बात करें, सेम
ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बाय आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला होता है, हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं एट इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें आप ऐसे करो, इसकी आयनिक कंडक्टेंस और इसकी आयनिक कंडक्टेंस दोनों को ऐड कर दो, टोटल आ जाएगी हमारे पास। इसकी आयनिक कंडक्टेंस जोड़ दो, इसकी जोड़ दो, तो टोटल हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो आती है सेंटीमीटर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि यूनिट कौन सी दे उसके बेस पे क्वेश्चन होता है। इसका एक और फॉर्मूला निकलता है कि अगर वैल्यूज, आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी हो कि भाई पूछा हो ग्राम इक्विवेलेंट, हमें ये पूछा हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा हो हमें, लेकिन जो हमारे पास जो आयनिक कंडक्टेंस है NaCl, इनकी जो वैल्यू हमें मोल में दे दे, इनकी वैल्यू हमें मोल में दे दे और पूछे हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इसका एक फॉर्मूला अलग से होता है, वो होता है हमारे पास 1 अपॉन जो चार्ज है, चार्ज कितना है 1, बस बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी आयनिक कंडक्टेंस से, प्लस इस पे चार्ज और मल्टीप्लाई कर दो उसकी आयनिक कंडक्टेंस से। तो हमारे पास जब हमारे पास आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू मोल में दी हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है। यूनिट आप ध्यान रखना, ठीक है। ये 3 है हमारे पास, आगे जितना ही पढ़ेंगे कंडक्टेंस में ये काम आते जाएंगे, बार बार काम आएंगे। मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए ये इक्वेशंस बार बार काम आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास आयनिक कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस निकालते किसे? आयनिक कंडक्टेंस से। तो हमने कंसेप्ट समझ लिया है, उसके बेस पे 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, हमें आयनिक कंडक्टेंस प्लस कैटायन की दी गई है। कैटायन की हमें आयनिक कंडक्टेंस दी है 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स दैट मीन्स ये मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। देखो हमें ऐसे दिया गया कि एम है, क्या है, इसे पहचाने मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है वैसे तो, लेकिन कई बार नहीं देता है तो आपको यूनिट से पहचानना पड़ता है। SO4 की हमें, एनायन की हमें आयनिक कंडक्टेंस दी हुई है और मोलर कंडक्टेंस हमें पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, जो मोलर कंडक्टेंस है वाला फॉर्मूला लगेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, क्या था, N प्लस इंटू आयनिक कंडक्टेंस प्लस एन की आयनिक कंडक्टेंस। Na2SO4 है, Na2SO4, ठीक है। इस पे -2 चार्ज है तो इस पे +2, हमारे पास कैसे मिलेगा 2Na प्लस, और प्लस में हमारे पास SO4 -2, ठीक है। N का मतलब है Na हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। इसकी आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है, SO4 हमारे पास 1 है, ये तो वैल्यू ये कितने हैं 1, और ये वैल्यू हमें दी गई है, रखो। आ गया हमारे पास इसकी मोलर कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस से मोलर कंडक्टेंस, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास हमें कैटायन की दी गई है, एनायन की दी है, पर हमसे इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस पूछी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछी है। और लास्ट फॉर्मूला जो था उसमें क्या था कि अगर पूछी गई हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर जो वैल्यूज आयनिक कंडक्टेंस की वो मोलर में दी हो, तो हमारा क्या फॉर्मूला था, इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट 1/r प्लस मल्टीप्लाई आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन R नेगेटिव इंटू मतलब एनाइन R प्लस देखो यही है Na2SO4। हमारे पास R प्लस कितना है, चार्ज कितना है इस पे 1, तो 1/1, ये वैल्यू तो सेम ही है, देखो 50
प्लस R माइनस हमारे पास कितने चार्ज ऑन एनाइन माइनस 2, तो हमारे पास 2 चार्ज है और इसकी वैल्यू कितनी है 160। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल के आ जाएगी। तो ये था कंसेप्ट और ये उसके ऊपर एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोड को हटाओ, अपने को तो उस मतलब किससे सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करेंगे, इसकी कंडक्टेंस को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सिंपल है भाई, इसका इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, गंदा है, अच्छा है, रूडली बात करता है या अच्छी तरह से बात करता है, इस पर डिपेंड करेगा। तो इसका जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। अब हमारे पास होता है कि 2 टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है वीक, एक होता है स्ट्रॉन्ग। ओके, एक होता है वीक, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एग्जांपल CH3COH, NH4OH, स्ट्रॉन्ग NaCl HCl। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली स्प्लिट हो जाते हैं इनटू आयंस, मतलब एक भी NaCl नहीं बचे, सब टूट गए आयंस में, Na+Cl- में सब स्प्लिट हो गई। वीक में क्या होता है कि कंप्लीटली स्प्लिट नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है। मतलब हम स्प्लिटिंग, मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो अगर स्प्लिट हो रहा है इनटू आयंस, किससे शो करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम शो करते हैं अल्फा से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं, तो इसकी जो अल्फा की वैल्यू हो गई वो हो जाएगी लो, मतलब कम है। अल्फा की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, हो 50 मतलब कितना भी टूटेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब लास्ट में वैल्यू तो 1 ही निकल के आएगी ना। दोनों का निकाल के देखेंगे, मतलब प्लस है ये 50 टूटा, ये 50 टूटा, तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 1 ही निकल के आएगा। तो इसलिए जो इसके वैल्यू हम 1 में लेते हैं, 100 ले लो, 1000 ले लो, बस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, दैट्स वाई इसको हम 1 लेते हैं। कि मान लो अपने, हाँ सिंपल से 50-50 टूट गए, इसमें हो सकता है कि 78 टूट रहा हो, 38 टूट रहा, मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहे। और जो कंप्लीटली इनटू स्प्लिट हो जाते हैं आयंस में, उसको हम 1 से शो करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स वाई इसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, सिंपल। अब हमें कंडक्टेंस को देखना है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी डिसोसिएशन कम है, मतलब उसकी जो स्प्लिट हो रहा है, मतलब टूट रहा है आयंस में, कम है, तो नंबर ऑफ आयंस कम है, लेस है। और ये तो कंप्लीटली टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस मोर है। तो अगर नंबर ऑफ आयन कम है, दैट मीन्स जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, वो भी कम। आयंस, अगर आयंस ही कम है तो कंडक्टेंस भी कम, तो आयंस का खेल ही तो है सारा, तो इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा, इसमें कंप्लीटली स्प्लिट हो जाता है तो कंडक्टेंस ज़्यादा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उस पर डिपेंड इस टाइप से करता है। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर का क्या रोल होगा, वही हम वापस वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, हम कह रहे हैं इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कम होता है। अब जैसे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इस मतलब ये था CH3COOH,
वीक है दैट्स मीन ये कम ही आयंस में स्प्लिट हो रहे हैं। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब इनके बीच में एक बॉन्डिंग होगी। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कोई भी चीज हम तोड़ें, किसी को भी तोड़े फोड़े तो एनर्जी तो लगेगी। तो जब जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही यहाँ पे एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाएगी, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई या एनर्जी हमें उसको मिल गई तो ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी इसको मिलेगी, इन बॉन्ड्स को भी मिलते ही ये टूट सकते हैं, ठीक है। एक एनर्जी मिलेगी, हथौड़ा पड़ा टूट गया, एनर्जी रिलीज भी होगी। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर एक क्या है, एनर्जी तो है, और जैसे इसको एनर्जी मिले टूट जाएगा। तो ये क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जिसका अल्फा लो था उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जैसे ही जो नहीं टूट रहे थे वो भी टूट रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज हो गए तो कंडक्टेंस इंक्रीज। सिंपल सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर है, बॉन्ड तोड़ना, तोड़ गया, बात खत्म। स्ट्रॉन्ग की तो बात ही क्या करना, क्योंकि इसका तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही एक होता है, मतलब ये कंप्लीटली स्प्लिट हो जाता है इनटू आयंस। बस इसमें ये फर्क होगा, जैसे NaCl है ये कंप्लीटली टूट तो गया है, जितने भी NaCl थे सब Na+Cl में घूम रहे हैं। बस ये होगा जैसे हम टेम्परेचर देंगे ना तो Na कहीं ये दूर दूर चले जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है यार, अगर इतने सारे Na है, Cl है, मतलब देखो अगर NaCl था, NaCl है, NaCl रहेगा, टेम्परेचर दिया तो ये पास पास थोड़े रहेंगे, तो अब बस एक दूसरे से अड़ते भिड़ते इधर उधर घूमेंगे, तो इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मान लो, वो बढ़ जाएगी। तो इसमें फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, कंडक्टेंस तो उतनी रहती है, बस इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बस ये होता है, तो ये होता है टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो फैक्टर इफेक्ट करता है कंडक्टेंस को, टेम्परेचर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है वो हमारे पास होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यह तो थर्ड फैक्टर जो इफेक्ट करता है। अब देखो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोलाइट को तो डिस्कस कर लिया है, नेचर ऑफ सॉल्यूट कह सकते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट देखा था। ये हमारे पास सेल है जिसमें ये हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा जिसमें पहले सॉल्वेंट होगा, एक्चुअली जो ज़्यादा वॉल्यूम में होता है वो हमारे पास सॉल्वेंट होता है। अब इसके अंदर हमने सॉल्यूट डाला, ठीक है, मतलब पानी में हमने नमक डाला, तो जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो हमारे पास क्या है, वो सॉल्यूट है, और पानी हमारे पास क्या, वाटर हमारे पास क्या, सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसका नेचर तो हमने डिस्कस कर लिया, इसका जो नेचर जो डिपेंड करेगा भाई कितना अच्छी तरह से स्प्लिट होता है इनटू आयंस, ठीक है। ये हम देख चुके हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से स्प्लिट होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम बात तो इस पर भी डिपेंड करेगा एक्चुअली, जिसके अंदर हम डाल रहे हैं, जो सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें ये इसकी जो सबसे पहली बात होती है वो होती है विस्कोसिटी, ठीक है। जो सबसे इसमें पहली चीज है वो इसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। तो विस्कोसिटी, अगर इसकी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी हाई है, अब विस्कोसिटी क्या होता है, नॉर्मल हम वाटर को फ्लो कराते हैं और एक तरफ हनी लो, शहद लो, उसको फ्लो कराओ तो बहुत जो शहद होता है वो धीरे से फ्लो होता है, तो उसकी विस्कोसिटी हाई है, मतलब डेंस जितना होगा, जितना डेंस होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी हाई होगी। हम जानते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। जितना लिक्विड का जो फ्लो है जितना डेंस होगा, जितना स्लो होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी हाई होगी। सबसे अच्छा एग्जांपल हनी को ले लो, एक तरफ पानी ले लो, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन है, अगर ये इसकी जो विस्कोसिटी वो हाई है, दैट मीन्स जो आयंस की मूवमेंट होगी, जो आयंस की मूवमेंट होगी, कहाँ मूवमेंट कर पाएंगे, इतना डेंस होगा ये, ठीक है। ये खुद ही फ्लो नहीं कर पा रहा तो आयंस तो क्या इसमें क्या फ्लो कर पाएंगे, ठीक है।
तो जो आयंस की मूवमेंट होगी वो हो जाएगी डिक्रीज, और जब आयंस की मूवमेंट डिक्रीज होगी दैट मीन्स की कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसकी कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये फैक्टर है विस्कोसिटी जो ऐसे इफेक्ट करता है। अगर इसकी विस्कोसिटी कम है दैट मीन्स आयंस की मूवमेंट ज़्यादा होगी, मतलब जगह उसको ज़्यादा मिलेगी घूमने फिरने के लिए, और इसकी कंडक्टेंस हाई होगी। तो इसी के अंदर जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है सॉल्वेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन ऑफ आयन क्या होता है सॉल्वेशन, पहले वो देखते हैं। ये हमने क्या किया कि हमने वही सबसे अच्छा एग्जांपल NaCl वाटर का समझने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया कंटेनर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास H2O है चारों तरफ, बस पानी पानी, ठीक है। अब इसमें हमने वही NaCl डाला। अब होता क्या है कि ये आएंगे इनटू आयंस में स्प्लिट होंगे, क्योंकि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। अब यहाँ होता क्या कि जो Na+ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और करते हैं, यहाँ पे बना अलग से देखते हैं। जैसे Na+ है तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है, मतलब जो वाटर है, ये प्लस है, तो इसके जो नेगेटिव से एक वीक बॉन्ड रोल फोर्स की तरह ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कहने की बात है जो आयन है उसको चारों तरफ से पानी घेर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है, पुलिस की तरह। अब यहाँ पे घेर लिया ढंग से, ठीक है। अब होता क्या है कि ये एक वीक बॉन्ड रोल फोर्स क्योंकि इस पे नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, तो एक ही इसकी जो रेडियाई है, एक तो हम ओनली सोडियम की बात करें, ओनली सोडियम आयन की बात करें, इतना सा होता होगा, और इसकी जो रेडियाई है इतनी होती होगी। जब हम इसकी मोल्टन स्टेट की बात करते हैं, जब NaCl है उसको लिया डायरेक्ट, उसको मेल्ट किया और उसके अब देख रहे हैं, लेकिन हम एक्वस मीडियम में देखें तो एक्वस मीडियम वाटर भी होगा, तो वाटर है चारों तरफ से, इसकी जो वीक कंट्रोल फोर्स से ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी जो रेडियाई है वो हम टोटल जब देखेंगे ना, जब इसकी टोटल देखेंगे तो एक तरफ से ये हो जाएगी इसकी रेडियाई, ठीक है, एक तरफ से इसकी जो रेडियाई है वो ये हो जाएगी। दैट मीन्स जो आयंस की जो साइज है देखो काफी बड़ी हो गई, इतना सा था इतना हो गया, फैल गया, मतलब तो इतना बड़ा हो गया। अब इसके अगर इतनी, इससे कहते हैं सॉल्वेशन एक्चुअली, ठीक है, एक आयन का हम इसके कहते हैं सॉल्वेशन, मतलब किस यहाँ पे जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं जो हम डाल रहे हैं जिसके अंदर, उसकी जो वीक बॉन्ड फोर्स से कनेक्ट हो जाए और उसकी साइज इतनी बड़ी हो जाए, तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेशन। अब देखो, अब किसी सॉल्यूशन का या किसी इलेक्ट्रोलाइट का या सॉल्वेंट का जो भी मानो आप, सॉल्वेशन इंक्रीज होगा, ये कहते हैं सॉल्वेशन, मतलब साइज इसकी जो रेडियस है वो देखो कितनी बड़ी हो गई। अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो होगा क्या, अगर सॉल्वेशन इंक्रीज है दैट मीन्स रेडियाई ऑफ आयन भी इंक्रीज होगी। देखो सॉल्वेशन अगर इंक्रीज है तो इसकी रेडियाई भी इंक्रीज है, रेडियाई इंक्रीज है दैट मीन्स की साइज भी इंक्रीज है। अब साइज बड़ी होगी, एक तो छोटी सी चीज को फेंक रहे हैं, एक बड़ी सी चीज को फेंक रहे हैं, तो दैट मीन्स वेलोसिटी कम होगी, मतलब आयंस की जो मूवमेंट है वो कम होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े कहाँ घूमेंगे, ठीक है, मतलब पहले अकेला जा रहा था, अब इसको पूरे को साथ लेके चलना है, तो कहाँ मिलेगी इसको जगह, तो इसकी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी डाउन, आयंस की वेलोसिटी होगी डाउन, अगर वेलोसिटी डाउन है तो कंडक्टेंस भी डाउन, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सॉल्वेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्वेंट में और कैसे कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि सॉल्वेशन ऑफ आयन। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट में, वो आता है कि पोलैरिटी, सॉल्वेंट की पोलैरिटी ऑफ आयन। इसे तो आप नॉर्मल से ही नाम से पता लगा सकते हो क्या होने वाला है, ठीक है। इसका सी पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो डिपेंड, देखो हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, देखो कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब होता है कि आपको एक चीज के बारे में हर छोटी चीज पता हो, क्योंकि जब क्वेश्चन आ सकता है उससे कितना भी डीप से पूछ सकता है, वो कैसे पूछ सकता है, तो उस चीज के बारे में अगर आपको सब कुछ पता है ना तो आप निकाल लोगे, अगर आपको बस ऊपर ऊपर का पता है तो डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को समझना, ठीक है।
अब आता है कि पोलरिटी ऑफ आयन। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन में H2 है और इसकी अगर पोलरिटी बढ़ जाए, पोलरिटी मतलब चार्ज, अगर ये चार्ज में इनकी इंक्रीज हो जाए, मतलब चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो, लाइक CH3 एसिटिक एसिड की तरह या NH4H, तो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे पास हो ना, तो अगर उसकी पोलरिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स ये स्प्लिट हो रहे हैं। पोलरिटी मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इस आयंस, चार्ज आना इनके ऊपर। तो अगर इनकी अगर पोलरिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे ना, वो भी स्प्लिट होंगे इनटू आयंस मोर, जितने ज़्यादा हो सकते उतने ज़्यादा आयंस में स्प्लिट होंगे। दैट मीन्स क्या बोलते हैं, तो अगर ये स्प्लिट हो रहे हैं तो आयंस बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो दैट मीन्स कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तो पोलरिटी डाउन है, तो दैट मीन्स ये वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास, ये स्प्लिट नहीं हो रहे इनटू आयंस, तो आयंस कम है तो कंडक्टेंस कम होगी। अगर इनकी पोलरिटी ज़्यादा है तो यहाँ के नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होंगे और इनकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता है कंडक्टेंस को, वो होता है इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे तो उसका ही बेसिक है। ठीक है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट की जो जड़ है, रूट है, वो यही है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन। ठीक है, वही एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने को समझने के लिए। कहीं भी सॉल्यूशन की बात हो, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगता है मेरे को तो। ठीक है, ये वापस हमने क्या लिया, पानी 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 पानी, मान लो 1 लीटर पानी लिया और हमने इसमें 20 ग्राम NaCl डाल दिया। ठीक है, तो एक हमारे पास इस टाइप का ये सेल है। अब हमने क्या किया, हमको क्या करना है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूट करना है इसको, इस इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें और पानी मिला देंगे, ये डुबो देंगे मतलब NaCl को पूरी तरीके से। NaCl तो उतना ही है 20 ग्राम, लेकिन हमने पानी बहुत मिला दिया है, हद से ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इसको डाइल्यूट। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, तो नंबर ऑफ आयंस, देखो NaCl यहाँ पे 20 ग्राम थी, सेम ही रखा, बस हमने पानी इसमें और डाल दिया। तो दैट मीन्स ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, नंबर ऑफ आयंस है, या आप कह लो नंबर ऑफ सोल्यूट कह लो, वो तो सेम रहेंगे। ठीक है, वो तो सेम रहेंगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट, हम एक यूनिट मान लेते हैं, मीटर मान लो, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी एक इतनी सी एक यूनिट हम यूनिट मान लेते हैं, ये यूनिट है, मीटर स्क्वायर मान लो, सेंटीमीटर कुछ मान लो, ठीक है, डेसीमीटर मान लो, कुछ मान लो। इसमें तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे ना, एक तो देखो यहाँ पे था, एक तो इस एरिया में आयन आपको ज़्यादा मिलेंगे, और इस एरिया में आप पानी ज़्यादा बढ़ाते तो आयंस कम, तो नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये एक तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि नंबर ऑफ आयंस सेम रहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं। अब इसी चीज़ का इफेक्ट हम इलेक्ट्रोलाइट पे देखते हैं, मतलब जो डाइल्यूशन का जो इफेक्ट हो रहा है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स हमने डाल रखे हैं, उनमें क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट है, एक तो स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। ठीक है, 2 हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब हमें पता है, हमने मोलर कंडक्टेंस में देखा था, रिमेंबर मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। ठीक है, कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये इक्विवेलेंट के लिए होता है, यही ग्राम इक्विवेलेंट के लिए होता है, यही चीज इक्विवेलेंट के लिए होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होता है कि 1 मोल में या जो भी हमने ग्राम ले रखा है उसमें कितने एक्टिव मेंबर है, मतलब जो भी आयंस हैं या जो भी एटम मॉलिक्यूल उस 1 मोल के अंदर कितने एक्टिव है। ठीक है, वो इक्विवेलेंट होता है। एक्टिव वाले की बात करते हैं, अगर नहीं पता हो इक्विवेलेंट क्या होता है तो इक्विवेलेंट वर्ड का यूज करते हैं हम। ये है तो ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअली, तो मतलब जब हम ग्राम की बात करते हैं तब नॉर्मेलिटी की बात करते हैं,
और वहीं अगर हम मोल की बात करें, एक तो हम डायरेक्ट हम ग्राम ले लें, किसी 20 ग्राम 10 ग्राम, तो हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। और इक्विवेलेंट तब लगाते हैं जब उसमें जो हमने जितने भी ग्राम, जैसे 20 ग्राम हमने एटम लिए हैं, 20 ग्राम जो हमने कोई कंपाउंड लिया है, मान लो NaCl ही लिया है, इस 20 ग्राम में कितने NaCl एक्टिव हैं जो मतलब पार्टिसिपेट करेंगे इन द रिएक्शन, किसी भी चीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, उसी को हम इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए इक्विवेलेंट क्या होता है एक्चुअली, तो उसी को हम इक्विवेलेंट कहते हैं। और ग्राम हो तो ग्राम, और मोलर है तो मोल, सिंपल। अच्छा, मोल और ग्राम में क्या फ़र्क होता है? मोल में हमारे पास 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, और ग्राम कितने भी ग्राम दे सकता है, मतलब कोई भी हमें ग्राम दिया हो, उसका मोलर मास निकाल लो तो हमें मोल में आ जाएगा। मतलब तो उस अगर 10 ग्राम तो उसमें कितने भी एटम हो सकते हैं, 5 ग्राम में कितने एटम हो सकते हैं, हम ग्राम में बात करते हैं। ठीक है, ये होता है मतलब नॉर्मल एक मतलब क्या होता है इन चीज़ों का। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, हमने क्या किया, वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने लिया पानी, पहले इसमें NaCl डाला था, अब इस पानी को हमने बढ़ा दिया, मतलब पहले 1 लीटर था, अब 2 लीटर कर दिया। तो देखो NaCl तो उतना ही है, NaCl में थोड़ी चेंज आएगा, बस ऐसा होगा पानी के कारण जो वाटर है इनके बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, मतलब जो इनकी इंटरआयनिक डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। मतलब पहले पास थे, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ थी, लेकिन जैसे ही पानी डाला तो ये थोड़े थोड़े दूर हो गए, बस ये फ़र्क आता है, बाकी तो फ़र्क नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, लेकिन और एक बात और होती है कि भाई अगर ये है, अगर इतने यूनिट में देखें तो पहले हम हाफ वॉल्यूम में देख रहे थे, 1 लीटर में देख रहे थे, तो इतने यूनिट कितने थे, मतलब पर यूनिट आयंस कितने थे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट, वो भी डिक्रीज होंगे एक्चुअली, क्योंकि हमने पानी बढ़ा दिया ना। तो NaCl तो उतना ही है, लेकिन पानी हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो मतलब अगर हम एक यूनिट उठा के देखें तो वहाँ तो नंबर ऑफ आयंस कमी होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस, लेकिन हमारे पास ये है कि जो ये है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सेम है, पर बिकॉज ऑफ दी ये हमने वाटर इतना डाल दिया है इसके अंदर, तो आयंस की जो डिस्टेंस है वो आपस में दूर दूर होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स की जो कंडक्टेंस है ना वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी, क्योंकि देखो आयंस दूर है एक दूसरे से, और आयंस दूर भी हैं, साथ में सॉल्वेशन भी हो जाएगा इनका, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनकी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास कंडक्टेंस है कप्पा वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो स्लाइटली इसमें डिक्रीज तो होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमारे पास उतने ही है, लेकिन बीच में वाटर घुस गए। ठीक है, होगा क्या तो इसमें, तो ये तो स्लाइटली डिक्रीज होगी, और ये हमारे पास हमने वॉल्यूम डालते जा रहे हैं, तो जो मोलर कंडक्टेंस ये देखो इतना डिक्रीज नहीं होगा जितना हमने, क्योंकि हमारे पास ये कंप्लीटली डिसोशिएट है। ये ध्यान रखो, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम पे ज़्यादा बड़ा मार्क लगा रखा है, ज़्यादा बड़ा तीर लगा रखा है, कंडक्टेंस पे छोटा तीर लगा रखा है, हम मोलर में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये तो कंप्लीटली डिसोशिएट है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो कंप्लीटली डिसोशिएट है, बस इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो, तो मतलब इसकी थोड़ी कंडक्टेंस थोड़ी सी डिक्रीज होगी, ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएट है, वॉल्यूम इंक्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो तो इंक्रीज होगी कंपेरिजन में, अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो ये तो हमारे पास एक तरफ से इंक्रीज होगी इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, तो इसमें जो एक टाइप का जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसकी जो मोलर कंडक्टेंस उसमें स्लाइटली इंक्रीज आता है, स्लाइटली इंक्रीज आता है, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज आएगा, स्लाइटली बस थोड़ा सा हल्का सा मोलर कंडक्टेंस में। अब वहीं अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ठीक है, वहीं अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हमारे पास ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, तो इसका जो डिसोसिएशन है वो तो लो है, मतलब जो इनटू आयंस में स्प्लिट होगा वो तो बहुत कम होगा ये। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर तो है ही, हमने एसिटिक एसिड इसमें डाल दिया, या कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट है, किसी को उठा के देख लो, तो अब इसका हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो इस पर क्या इफेक्ट होगा,
देखो इस पे इफेक्ट तो होगा, इनकी बॉन्ड के बीच में इफेक्ट तो होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास NaCl था, इसके बीच में कहीं पानी घुस रहा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोशिएट होता है, लेकिन यहाँ भी इनके बीच में प्रेशर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। CH3 है हमारे पास, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं तो प्रेशर पानी का पड़ेगा ही, मतलब कोई भी हम सॉल्वेंट ले रखा है उसका प्रेशर यहाँ तो पड़ेगा ही इनके बीच में। तो जितना इनका डिसोशिएशन है, जैसे हम इसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे या इसको डाइल्यूट करेंगे, तो वैसे ही क्या होगा, ये जो प्रेशर पड़ेगा ना बीच में, इनके बॉन्ड के बीच में जो प्रेशर पड़ेगा बिकॉज ऑफ द डाइल्यूशन, तो क्या होगा, इनकी जो थोड़ा सा नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, ये थोड़े से और टूटेंगे बिकॉज ऑफ प्रेशर। मान लो आप सॉल्वेंट का प्रेशर मान लो, इन अपने पास जो है, अपने पास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इन पे इनको प्रेशर मान लो, तो देखो दूर तो जाएंगे, इनके बीच में आयनिक डिस्टेंस बढ़ी तो प्रेशर लग रहा है उनके बीच में, ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज होंगे, समझो। देखो यहां पे प्रेशर पड़ रहा है, आयंस देखो आयंस हैं स्प्लिट हो रहे हैं, ऐसे सॉल्वेंट तो डाल ही रखा है जहां पे स्प्लिट होंगे, ऐसे तो सॉल्वेंट में हमने डाल ही नहीं रखा ना जहां पे स्प्लिट ही नहीं होता ही, तो ऐसे सॉल्वेंट तो डाल रखा है जहां पे स्प्लिट हो रहे हैं। हमने क्या किया, थोड़ा सा वो जो सॉल्वेंट है और डाल दिया उसके अंदर, तो बीच में इनके जो नहीं टूट रहे थे उनके बीच में प्रेशर तो पड़ेगा, और बिकॉज ऑफ द प्रेशर ये स्प्लिट होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो हमारे पास जो इसमें मोलर कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज होगी, या इक्विवेलेंट मान लो, कुछ दोनों एक ही बात है, वो भी इंक्रीज होगी। तो इसमें जो कंडक्टेंस इतनी इंक्रीज हुई है, इतनी इंक्रीज हुई, तो इसमें देखो हमारे पास स्लाइटली इंक्रीज हुआ था मोलर कंडक्टेंस में, जो मोल हमने लिया उसकी जो कंडक्टेंस है इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस थी उसमें स्लाइटली इंक्रीज, क्योंकि देखो कंप्लीट डिसोशिएट है, नंबर ऑफ आयंस जो है यूनिट में कम हुए हैं, तो एक स्लाइटली इंक्रीज आएगा। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट है वो तो थोड़े डिक्रीज होंगी, सिंपल सी बात, हमने वॉल्यूम बढ़ाया है, हमने सॉल्वेंट को थोड़ा सा और डाला है, तो वो तो थोड़े से डिक्रीज होंगे, पर लेकिन आयंस बढ़ गए ना, आयंस तो बढ़, चलो यूनिट की बात छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आयंस बढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो इसकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी, तो इसकी जो मोलर कंडक्टेंस वो भी इंक्रीज होगी। यहाँ पे स्लाइटली था, इसमें क्या होता है, इसमें एक शार्प चेंज आता है, शार्प इंक्रीज आता है, मतलब इसमें तो ऐसे आएगा हल्का सा चुटकू सा, ठीक है, एक चुटकू सा इंक्रीज आएगा, लेकिन इसमें मतलब ऐसे मान लो आप, ऐसे थोड़ा सा चुटकू सा इंक्रीज, लेकिन इसमें ऐसे चेंज आता है, शार्प चेंज आता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुए हैं। अब देखो आई थिंक कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए, सिंपल से लॉजिक लगाओ आ जाएगा। अब इसको थोड़ा बाय ग्राफ समझते हैं, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, ये जो हम डायल्यूशन देख रहे हैं, ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए जरूरी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको बाय ग्राफ समझते हैं, ठीक है, काफ़ी क्लियर समझ में आएगा। हमें एक कंसेप्ट समझना है एक्चुअली, इतना जो भी हम पढ़ रहे हैं इस इफेक्ट को, उसमें हमें एक कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। इस तरफ हम ले लेते हैं मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट मान लो, और इस तरफ हम वैसे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमने क्या कहा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें स्लाइटली इंक्रीज आएगा, मतलब इस टाइप से, ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग है जैसे NaCl है, HCl है, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में शार्प इंक्रीज आएगा, मतलब इस टाइप से, मतलब ज़्यादा ही हो गया, इस टाइप से एक इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो इसमें एक जैसे CH3 COH वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इन दोनों में एक बात नोटिस करो आप, देखो ये है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड, वो कहीं ना कहीं जाके इसको मोलर कंडक्टेंस को कहीं पे कट करेगा, ठीक है, ऐसे जा रहा है तो कहीं ना कहीं कट करेगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट ये ऐसे जा रहा है, ये कहीं भी कट नहीं करेगा इस एक्सिस को, ठीक है, ये है ना कहीं भी इसको कट नहीं करेगा, तो ये अल्फा पे जाएगा, इनफाइनाइट पे, सॉरी, ये इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जाएगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जाएगा। देखो स्ट्रॉन्ग वाला तो कहीं ना कहीं स्मॉलर कंडक्टर को कहीं कट करेगा, इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन इसकी नहीं आएगी, ये इनफाइनाइट पे चले जाएगा।
बस अब इसी जो कंसेप्ट है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जा रहा है, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस इन पे जा रहा है, तो इनकी वैल्यू, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, बस ये जो कंसेप्ट है ना, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कट कर रहा है, ये नहीं कर, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, इनफाइनाइट तक कहीं कट भी नहीं करेगा इस एक्सिस को, इसी कंसेप्ट पे, इसी बात पे ये जो है कि भाई तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनकी जो हमारे पास है CH3SO की अपने पास जो एसिटिक एसिड है, ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालें जब इसको कट ही नहीं कर रहा है कहीं पे। बस इसी बात को है जो साइंटिस्ट थे कोलराउस, उन्होंने समझाया कि हम कैसे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मोलर कंडक्टेंस की। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था, ये जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको समझने के लिए है। ठीक है, कोलराउस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बड़े कमाल की बात कही, बोला हमें मोलर कंडक्टेंस जानना है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो उन्होंने बताया कि हमने, चलो ठीक है, हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसको डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, ये हमने वाटर लिया और इसको हमने थोड़ा बढ़ा के डाइल्यूट कर दिया, इसमें NaCl था, क्या कहना चाह रहे हैं वो समझना, और यहाँ पे NaCl है प्लस, ये नेगेटिव। ठीक है, दोनों डिफरेंट आयंस हैं। तो उन्होंने बताया कि हम चलो डाइल्यूट कर देंगे इस चीज़ को, लेकिन एक बार जब ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू आयंस, एक बार, क्योंकि इतने खूब NaCl हैं, वो एक बार NaCl वो है जो है वो स्प्लिट हो गए आयंस के अंदर। आयंस में स्प्लिट होने के बाद ये मूवमेंट करेंगे, इधर उधर जाएंगे, क्योंकि और भी Na+ है, उनसे टकराएंगे, Cl से टकराएंगे, अदर दूसरे वालों से भी टकराएंगे। तो इन दोनों मतलब जो हम एक साथ आए थे इसके अंदर, जो साथी थे एक दूसरे के, हमदम हम सफ़र थे, वो आए, वो स्प्लिट हो गए, और भी आए हैं, तो अब रैंडम मूव कर रहे हैं। ठीक है, रैंडम इनकी मूवमेंट चालू है। तो इसमें, इस साइंस में, इसकी जो कंडक्टेंस है एक बार स्प्लिट होने के बाद, इसकी जो कंडक्टेंस है और इसकी जो कंडक्टेंस है वो एक दूसरे पर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये स्प्लिट हो चुके हैं और भाई साहब भी हैं, घूम रहे हैं। जैसे स्प्लिट होंगे तो ये आयंस मूवमेंट करने लग जाए, तो कभी इससे टकराएगा, कभी दूसरे के Cl से टकराएगा, कभी और कहीं पर टकराएगा। इसकी जो कंडक्टेंस है वो इसी पे डिपेंड करेगी। एक बार स्प्लिट हुए, इसकी जो कंडक्टेंस है वो इसी पे डिपेंड करेगी। ये कोलराउस ने बताया था हमें, वो उन्होंने बताया था, एक बार स्प्लिट हुआ, अब आगे किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, खुद पे डिपेंड करेगा। अकेला चलना है, अकेला सफ़र है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, बस इन्होंने ये कहा कि जो माइग्रेट कर रहा है जो भी आयन, वो उसकी जो कंडक्टेंस है, उसके जो साथ में आया था ना, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अकेले आए थे, अकेले जाना है। ठीक है, दैट मीन्स अब NaCl है, Na+Cl- HCl है, H++Cl-, या हम और क्या ले सकते हैं, ठीक है, चलो इसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं, जैसे इसकी कंडक्टेंस अलग है, इसकी जो आयनिक है, हम मोल की बात नहीं करें, हम आयनिक कंडक्टेंस की बात करें, इनफाइनाइट। इसकी मान लो 1 है, इंडिविजुअल है, मतलब ही नहीं है किसी से। अब Cl- की जो आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक, हम आयंस की बात करें, दैट वाइज तो हम लैम्डा यूज़ करें, वरना ये यूज़ करते। इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि कंप्लीट है, और आयंस की बात तो ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी है ये, लेकिन मतलब नहीं है एक दूसरे को। इसकी जो कंडक्टेंस है वो सेम ही होगी। Cl की जो Cl क्लोरीन एटम तो अलग से ही होता है ना। ठीक है, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो अलग ही है, तो उसकी कंडक्टेंस भी अलग ही होगी। तो इसमें क्या होगा कि H+ की जो कंडक्टेंस चलो ठीक होगी, लेकिन Cl की जो कंडक्टेंस, जो यहाँ कंडक्टेंस है ना उसकी, वो ही यहाँ है। ठीक है, तो वही कंडक्टेंस यही है। दैट मीन्स है कि अगर हमें, तो इसका मतलब हम कंडक्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, क्योंकि हमें पता है कि इंडिविजुअल जो आयन है उसकी जो कंडक्टेंस है वो तो सेम ही रहती है। मतलब उसकी जो कंडक्टेंस, या मतलब मान लो 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 दोस्त हैं। एक दोस्त है जो 10 km/h
पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला जाता है वो, ठीक है। और दूसरा है वो 1 आवर में 5 किलोमीटर ही जा पाता है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो गया तो ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये एक भीड़ भड़ाके में गए, मतलब एक रेस में गए दोनों दोस्त, ठीक है। अब इसकी स्पीड तो एक दोस्त की, मान लो ए है उसका नाम, उसकी स्पीड तो 5 किलोमीटर ही है। दूसरा जो दोस्त है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर। और बड़े अच्छे दोस्त, गहरी दोस्ती है इनके बीच में, ठीक है। अब ये कहीं रेस में गए तो वहां और भी और ए बी भी मिलेंगे हमें, और दोस्त भी मिलेंगे, खूब आए होंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि दोनों साथ साथ भागेंगे, एक बार रेस चालू हुई तो दोनों अलग अलग भागेंगे। तो इसकी जो चीज़ है स्पीड, इस पर थोड़ी डिपेंड करेगी। इमोशनल को हटा दो आप प्रैक्टिकल सोचो कि इसकी स्पीड इस पर थोड़ी डिपेंड करेगी। ये तो 10 किलोमीटर के हिसाब से भागेगा और ये भी 5 किलोमीटर के हिसाब से भागेगा। बस वही बात कोलराउस ने अज्यूम की और वही बात हमें बताई कि जो इनकी जो कंडक्टेंस है वो इंडिविजुअल अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम, हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था ना वो इनफाइनाइट पे जा रहा था, तो हम उनकी कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है इनकी तो फिक्स ही है, तो उनकी तो निकाल ही सकते हैं। तो इसी बेस पे, इसी थ्योरी के बेस पे कोलराउस जी ने 3-4 एप्लीकेशन दी थी हमें, वो देखते हैं। तो इनकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी वो तो सिंपल सी होगी, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे ना हमारे, जो इनफाइनाइट पे जा रहे थे, उनकी कंडक्टेंस निकाला, मोलर कंडक्टेंस निकाला। फर्स्ट रोल तो हमारे पास ये आएगा, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट पे जा रहे हैं तो कहीं कट ही नहीं करेंगे उस एक्सिस को, तो हमारे पास उनकी तो वैल्यू नहीं आएगी। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। हमें मान लो कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हमें एक तो स्ट्रॉन्ग की तो हमें पता था कि स्लाइटली यहाँ पे कट करेगा तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो तो इनफाइनाइट पे जा रहा है ना भाई साहब, वो तो कहीं कट ही नहीं करेगा। और वही हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ये दे रखा है, देकर रखा है कि हमें इन तीनों की वैल्यू पता है। मान लो इसकी जो वैल्यू है वो है x, इसकी वैल्यू है वो है y और इसकी वैल्यू है z, ठीक है। और तीनों की वैल्यू देके हमें ये पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब देखो, अभी हमने कोलराउस में क्या पढ़ा कि एक डिफरेंट जो आयंस हैं, एक बार वो स्प्लिट हुए तो उनकी जो कंडक्टेंस होगी वो अलग होगी, मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो मतलब सबकी जो कंडक्टेंस है वो सेम रहती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये है सोडियम का एसिटिक एसिड, HCl है, NaCl है। अब हमें किसका चाहिए, CH3COH, एसिटिक एसिड का हमें चाहिए। तो देखो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू अलग होगी, इंडिपेंडेंट होती है। रिमेंबर एक बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट होती है। और एक H ये चाहिए, इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम x है, ठीक है, x लिया, इसकी जो भी वैल्यू है हमने ले ली मोलर कंडक्टेंस की, ठीक है, कंप्लीटली हमने ले ली। हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए इसके अंदर। फिर हमने क्या किया, हमें ये भी चाहिए तो हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और तो हमें ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या है हमारे पास, उनको तो हटाना है ना, क्योंकि हमें तो ये चाहिए। एक्स्ट्रा में जो है ये है एक्स्ट्रा और ये है एक्स्ट्रा, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, इनकी तो वैल्यू हमें हटाना है। तो हमें इसकी NaCl की वैल्यू दी गई है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इनको ऐड कर दें और ये जो है इसको माइनस कर दें, तो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी। इसको और इसको हम ऐड कर दें और NaCl की, क्योंकि इंडिपेंडेंट की वैल्यू अलग होती है, Na की और Cl की अलग अलग, इनको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे तो डिपेंड करते ही नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। आ गया ना हमारे पास इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, या कोई भी हमें इलेक्ट्रोलाइट दिया गया तो उसके हम किसी की भी कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ये है उसका है फर्स्ट एप्लीकेशन। तो अब हमें इनकी ऐसी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मान लो ये इनकी यूनिट दे रखी है। अभी हमें ये निकालना मोलर कंडक्टेंस, Al है और 3 Cl है। तो देखो Al एक तो ये चाहिए अपने को अलग से, इसकी आयनेट कंडक्टेंस चाहिए एक तो हमें, और एक इसकी चाहिए। अब इनमें ही गुणा जोड़ भागी प्लस ऐड माइनस डिवाइड सब कुछ करना पड़ेगा। तो हम Al ले रखा है, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो चलो इसको ले लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है।
तो 1 है तो हम इसको नॉर्मल P ले लेते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा उसको निकालना भी तो होगा। Cl है, इसको भी ले लेते हैं, और इसका तो कोई काम नहीं है तो इसको तो माइनस करना है लास्ट में, ठीक है। अब नंबर का ध्यान देना पड़ेगा। Al यहाँ पे 2 है हमारे पास, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम ले लिया हमने, और चलो इसको माइनस तो करना ही है, लिख तो देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है कि हमारे पास Al हमारे पास 2 है और SO4 3, ये रहा SO4, ये 3 है, तो हम इसको 3 कर देते हैं, माइनस करना ना, तो 3 कर देते हैं इसको। SO4 3 है तो इसको 3 कर देते हैं, माइनस करना है। अब हमारे पास क्या बच गया, 3 हमने यूज किया तो हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन हमारे पास बच गए, इनको भी हटाना पड़ेगा। HCl तो माइनस हमने 6 हाइड्रोजन कर दिए तो हमने HCl को उठा के लेते हैं, तो इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हाइड्रोजन निकल जाएगा और 6Cl हमें मिल जाएगा, तो हम इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 एल्यूमिनियम और क्या चाहिए था हमें, Cl, 6Cl आ गए, मतलब 2 एल्यूमिनियम और 6Cl हमारे पास बच गए। तो अगर हम इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दे, तो अगर इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास Al और Cl ये 1 आ जाएगा, 3 में आ जाएगा। तो एक टाइप तो ये कितना आप दिमाग लगाओ, वैसे सिंपल है यार, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। एक तो आप ये तरीका आप यूज कर सकते हो कि थोड़ा सा दिमाग लगा लोगों कि थोड़ा सा माइनस माइनस करके आप निकाल लो, मोलर कंडक्टेंस निकाल लो। अच्छा, लेकिन इसके अलावा आप एक मेथड भी यूज कर सकते हो, एक सिंपल तरीका भी है, अगर ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना तो एक सिंपल तरीका भी है, उसको भी यूज कर सकते हो। सेकंड मेथड है, जानते हो आप, पहले हमने पढ़ा है कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है, हम इनफाइनाइट की बात करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाता है, वो क्या होती है, इक्विवेलेंट डाइल्यूशन इनटू एक्स फैक्टर, और एक्स फैक्टर निकालना हमने शुरू में सीख लिया था, ठीक है। क्या होती है कुल मिला के अगर हम बात करें तो वो जो इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर जो चार्ज होता है एक्चुअली वो एक्स फैक्टर होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से होता है, तो आपको पहले का समझना पड़ेगा, थोड़ा सा शुरू में जाके वीडियो देखोगे तो एक्स फैक्टर क्लियर होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो बेसिक थोड़ा बता देते हैं। अब है कि हम इक्विवेलेंट निकाल ले तो मोलर निकल जाएगा, तो हम इक्विवेलेंट में क्या करते हैं, ये जो गिवन है अपॉन इसका एक्स फैक्टर, तो हमें गिवन है P, अब इसका एक्स फैक्टर निकालते हैं तो चार्ज देखना पड़ता है एक्चुअली, जो चार्ज डिफरेंस है, बेसिक बता रहा हूं लेकिन आपको कंप्लीटली तो समझना पड़ेगा। तो A3 है, सॉरी नीचे है, तो SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2, 3 है तो -6, ठीक है, और एक Al पे कितना होता है, +3, तो 2 है हमारे पास तो +6, तो इस पे जो चार्ज होता है वो +6, मतलब इसका सॉरी नॉट +6, -6, एक्स फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये होता है कि टोटल इस पे कितना है, अलग से निकालेंगे तो अलग से आता है, एक साथ निकालते हैं एक्स फैक्टर तो अलग अलग, मतलब ऐसे आता है। अगर हमें अलग से इंडिविजुअल निकालना हो तो जैसे AlCl3 दे रखा है, इंडिविजुअल निकालना तो Al का +3 होता है और Cl का -1 होता है, तो आपको एक्चुअली ये एक्स फैक्टर निकालना आना चाहिए, हमने शुरू में इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस पर कितना है, +6, ठीक है। अब हमें इसको ऐड करना है, तो Q है इस HCl का एक्स फैक्टर, इस पे -1 इस पे +1 तो 1 होता है, ठीक है। लेकिन इसको तो माइनस करना है, ठीक है, तो -R, इसका एक्स फैक्टर -2, SO4 पे -2 तो इस पे +2 तो हमारे पास 2, इसको निकाल लेते हैं, LCM ले लेते हैं इसका, तो 6 3P प्लस 6Q -3R, तो सॉरी ये P है, ठीक है, तो P प्लस 6Q -3R अपॉन 6, ठीक है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल के आ गई। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जो हमें गिवन है जो वैल्यू अपॉन इसका एक्स फैक्टर, तो हमारे पास आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल के आ जाएगी। अब जो ये रिलेशन था इसमें इस वैल्यू को पुट करो और मल्टीप्लाई करो एक्स फैक्टर जिसकी हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी है,
ठीक है, जिसकी हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, उससे मल्टीप्लाई करो AlCl3, ठीक है। तो इस पे कितना है, तो इस पे हमारे पास होगा, देखो इसकी जो कंडक्टेंस एक्स फैक्टर होता है ये आ जाएगा माइनस, Cl पे होता है -1 चार्ज, 3 है तो 3, और Al पे कितना होता है 3, तो इसका जो एक्स फैक्टर है वो कितना है 3, तो +6Q - 3R/2, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप डायरेक्ट कैलकुलेशन निकाल के भी इसको निकाल सकते हो, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी इसके पास जो थोड़ी सी फर्स्ट एप्लीकेशन, उसको थोड़ा बेसिक्स आपने समझ लिया, मतलब यही हमें क्या बेसिक यही मैंने, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसी के अंदर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये हमें दिया हो गया है Na2SO4, ये 5 वैल्यू दी गई हैं, और इसकी हमें ये मोलर कंडक्टेंस हमें दी गई है, ठीक है, और हमें इसकी मोलर कंडक्टेंस हमें पूछी है, तो वापस वही यूज करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, HCONA, तो हम यहाँ पे सॉरी ये नहीं चाहिए, अपने को ये चाहिए HCOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ हमें ये मिल जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं HCOCONA प्लस, और हमें चाहिए H प्लस 426 HCl, तो ये, तो इसमें से हमें माइनस करना होगा, ये तो चलो करना ही है यार, इस बार हम ध्यान जा रहा है इस पे, Na और Cl। तो अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू है, ये वैल्यू, पर हमारे पास NaCl की वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो 3 है इनमें से NaCl की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालते हैं, चलो ठीक है। Na दे रखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हमें Na दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ हमें Na2SO4 दे रखा है, ठीक है, Na2SO4, ओके। Cl चाहिए प्लस KCl, ठीक है, 2 है Na, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। K2SO4, हमें इसको माइनस करना है, K2SO4, तो अगर देखें तो हमारे पास Na, हमें NaCl चलेगा, यहाँ पर 2 Na है, 2 सोडियम और 2 क्लोराइड, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, 260 प्लस KCl की वैल्यू रख दो, 2 × 150 माइनस KCl है ना, हाँ, और K2SO4 माइनस 308 अपॉन में 2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास NaCl की, और NaCl की जैसे वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ हमारे दे रखा है इस प्लस ये माइनस ये, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 2 पूछ ले, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसमें एक बात और है, अगर इसमें अगर हमें ग्राम, ये हमें मोलर पूछा है, मोलर कंडक्टेंस, ध्यान रखना, ये हमें मोलर कंडक्टेंस पूछा है, अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट में पूछेगी, ग्राम इक्विवेलेंट बताओ, तब हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा क्या करो, जैसे हमारे पास इसमें से NaCl पूछा है, इसका NaCl का ग्राम इक्विवेलेंट पूछा है, Na इसमें है, क्लोराइड इसमें है, तो एक काम करो Na2SO4 प्लस KCl, और इसको माइनस कर दो, कुछ इसमें ये नहीं देखना कि इसको 2 लेना है, इसको 3 लेना है, ये कुछ नहीं देखता, बस डायरेक्ट अपने को जो चाहिए, Na इसमें है, Na है, Cl इसमें है, Cl इसमें, और माइनस कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर ग्राम इक्विवेलेंट पूछे तो डायरेक्ट करना है, प्लस प्लस माइनस, मोलर पूछे तब इतना थोड़ा सा ज़्यादा डीप करना है, ठीक है। तो ये हुआ इसकी हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं वो हमने यहाँ पे इसमें देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। तो अब कोलराउस लॉ के ऊपर सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास आती है कि जो वीक एसिड होते हैं और बेस, इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो अल्फा है हमारे पास, वो इनके लिए वैल्यू निकालते हैं कि कितना, अगर हम वीक एसिड लें और वीक बेस लें तो ये कितना डिसोशिएट होंगे, इनटू स्प्लिट होंगे आयंस में, तो ये कितने होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हम देखें
इसको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक नॉर्मल ऑफ वीक एसिड की एक नॉर्मल सी जो बेसिक कोई रिएक्शन हम मान लेते हैं, ये कोई हमारे पास एसिड है, स्प्लिट हो गया इनटू आयंस कैटाइन एनाइन में, ठीक है। अब हम इसका एक कंसंट्रेशन मान लेते हैं, ठीक है, सी मान लेते हैं, तो इसका भी सी, इसका भी एक सी होगा। अब H जो हमारे पास है वीक एसिड है, तो ये कितना डिसोशिएट होगा, कितना ये आयंस में स्प्लिट होगा। देखो कंप्लीटली तो होगा नहीं क्योंकि वीक है, तो कंप्लीटली तो उसमें आयंस में स्प्लिट होगा नहीं। तो हमारे पास जो डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कोई आयंस कंप्लीटली इनटू मतलब कोई कंपाउंड है वो कंप्लीटली इनटू आयंस में अगर डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है, तो उसका अल्फा कितना होता है, मतलब डिसोसिएशन मतलब टूट गया तो 1, हम 1 लेते हैं इसकी वैल्यू। आप कितनी भी ले सकते हो, आपकी विश है 100 1000, लेकिन 1 लेंगे तो ईजी रहता है कैलकुलेशन, ठीक है, 1 के लिए ईजी रहता है ये कैलकुलेशन। तो कोई भी आयन होगा, मतलब कोई भी कंपाउंड होगा, तो हो सकता है तो उसमें जितना भी टूटेगा तो हम 1 में ले लेते हैं उसको, ठीक है। जैसे परसेंटेज निकालते हैं हम 100 लेके, परसेंटेज हम 1 लेके भी तो निकाल सकते हैं, तो वैसे ही तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 1 लेते हैं। तो ये है, तो कंप्लीटली तो डिसोशिएट होगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीक है, तो 1 में से कुछ डिसोशिएट होगा ये, ठीक है, 1 में से कुछ, मतलब मान लो ये जो है ये ओनली 80% डिसोशिएट हो पाया, मतलब HA हमारे पास था, जो ये कंपाउंड था वीक एसिड था, ये था, इसमें 20% ये स्प्लिट नहीं हुआ आयंस में, और बाकी 80% ये स्प्लिट हो गया, तो इसकी वैल्यू 8, तो 0.8, तो 1 माइनस 0.8, ठीक है। तो इस टाइप से हम लेते हैं, तो क्योंकि हमें पता है कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा क्योंकि वीक है, ठीक है। ये कुछ इसका भी कुछ डिसोशिएशन होगा, ये भी कुछ स्प्लिट होगा, इसकी कोई वैल्यू होगी और इसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के साथ मिला दें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसकी कोई कंसंट्रेशन, इसकी कुछ कंसंट्रेशन, इसकी कोई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इसको स्प्लिट किया। अब लगाते हैं हम इसको इक्विलिब्रियम लो, तो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम लो क्या कहता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हम यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका ले रहे हैं, एसिड का, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। तो हमारे पास प्रोडक्ट का एक जो हम ब्रैकेट यूज करते हैं कंसंट्रेशन को शो करने के लिए करते हैं, तो और A माइनस ये अपने पास एनाइन की कंसंट्रेशन और टोटल की कंसंट्रेशन। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, C अल्फा और C अल्फा, और ये हमारे पास क्या है, C माइनस 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा, तो इसको इससे कटा तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। ये हम यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए, और ये यूज करते हैं हम किसके लिए करें, कंसंट्रेशन हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। तो हमने ये यहाँ पे ये निकाला, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल के आया है कंसंट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ मान लेते हैं जो अल्फा है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो बहुत ही कम है, तो इसका मतलब कोई वीक एसिड है, कोई बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड है, और उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लो, है ही नहीं, ठीक है, बहुत ही कम है उसका, मतलब तो हम इसको 1 मान सकते हैं, बहुत जगह मानते हैं, ठीक है। जब हम किसी की वैल्यू बहुत लेस कर देते हैं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्क्वायर, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, ये हम जानते हैं और जानना भी चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन इक्वल होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन वी, मान लेते हैं मोल 1 है, ठीक है।
तो हम इसको v मान लेते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या है, हम किसको देख रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट को, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देख रहे हैं। तो इसको हम इस तरफ लाते हैं और ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम एसिड का कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसमें और अगर हम दूसरी तरफ से भी देखें, अगर कंसंट्रेशन रख दें ओनली, अगर यहाँ पे ओनली या कंसंट्रेशन रख दें ओनली, तो कंसंट्रेशन इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इससे देखें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन वीक एसिड किस पे डिपेंड करेगा, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ये सेम केस हम इलेक्ट्रोलाइट में देख रहे थे, लेकिन यही केस एसिड में भी अलाउ होगा, ठीक है। और अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, दैट मीन्स जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डिक्रीज होगा। अगर हम वीक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो ये कहने का मतलब क्या है इसका, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें हमने ले रखा है और इसमें हमने सॉल्वेंट ले रखा है, इसमें वीक एसिड हमने डाला, ठीक है। तो वीक एसिड है, दैट मीन्स इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो वैसे कम है, इसमें डाला तो मान लो कोई 30% ही इसमें इनटू स्प्लिट होगा, आयंस में स्प्लिट होगा, ठीक है। हमने क्या किया, अब वॉल्यूम का खेल देखो, जैसे हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो वही बात थी कि हमने देखा था NaCl के बीच में पानी घुस गया, तो उनकी इस मतलब जो हमने यूज किया था एसिटिक एसिड लिया था, तो बिकॉज ऑफ द हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया था इनके बीच में प्रेशर, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। सेम केस यही होगा, सेम केस यही होगा कि यहाँ पर हमने देखेंगे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, बिकॉज इनके बीच में कहीं ना कहीं वो बॉन्ड ब्रेक होंगे बिकॉज ऑफ द वाटर, मतलब बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, किस वॉल्यूम को बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है। ये हमने पहले समझा था। कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ, अगर वॉल्यूम सेम है और हमने पहले तक डाल रखा है, वैसे वीक एसिड है, बिल्कुल ही टूट नहीं रहा है, और ऊपर से हमने और डाल दिया, मतलब 20 ग्राम था, हमने 20 और डाल दिया, टूटेगा नहीं। तो ये इसका क्या होगा, डिसोसिएशन और नीचे चला जाएगा, मतलब बिल्कुल नहीं टूटेगा और कम हो जाएगा। तो ये हुआ कंसंट्रेशन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड वॉल्यूम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम, तो ये हमने देख लिया कि क्या बढ़ाने से क्या घटता है। अगर हम इसकी पीएच की बात करें तो, कि वीक एसिड है बेस है, तो इसके पीएच की बात करेंगे। कैसे निकालते हैं पीएच, माइनस log H+, ठीक है, ये हमारे पास निकालने का होता है। तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें जो वीक एसिड है उसकी नॉर्मेलिटी पता हो, अगर मतलब वैल्यू उनकी ग्राम इक्विवेलेंट में दे रखी है तो हम इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, ग्राम में दे रखी है तो नॉर्मेलिटी, मोल में देखें तो मोलरिटी, ठीक है। और इनटू करते हैं इसको इनटू करते हैं हम कंसंट्रेशन से, ठीक है, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उस कंपाउंड की, तो हमारे पास उसका पीएच आ जाएगा। और अगर हमें मोलरिटी दी हो तो मोलरिटी के लिए हम मोलरिटी लेंगे, अल्फा लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेंगे, और इसके साथ हमें एक चीज़ हो जाएगी एक्स फैक्टर। और ये हम शुरू से जब से चैप्टर को हमने स्टार्ट किया तब से इस पे बात हो जा रही है एक्स फैक्टर, और काफ़ी बार इसको बता भी दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। मतलब चार्ज का मतलब है कुल मिला के, ठीक है। तो हम इससे इसका पीएच निकाल सकते हैं। यही सेम केस हम वीक बेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यही सेम केस हम वीक बेस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वही सिंपल हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए, बेस के लिए, और हमारे पास अल्फा स्क्वायर, तो सेम आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई वीक बेस के लिए। अब इसका जो हम पीएच निकालते हैं, तो हम बेस है तो OH निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम इसका जो OH निकालते हैं वो इस टाइप से होता है। तो हमारे पास इस टाइप से हमारे पास हम पीओच को निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका पीएच निकालना हो, क्योंकि टोटल कितना होता है 14 होता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं और वो ही सेम लगेगा जो हमारे उसमें लगा था। अगर हमें इसका पीएच निकालना हो
मतलब OH कह लो या pH कह लो, एक ही बात है यार। अरे तो हमेशा लोग वही नॉर्मेलिटी और वही डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेम वही चीज़ आएगी, सेम टू सेम। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये वाला ध्यान रखना, ये यूज होता है। ठीक है, इसी के बेस पे हम छोटा सा एक दिमाग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम देखते हैं, चलो हमारे पास एक सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, और ये हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। ठीक है, वीक एसिड इसमें डाल रखा है हमने, तो और इसका जो कंसंट्रेशन है वो ये है, और इसका हमारे पास कंसंट्रेशन ये है। तो अगर हम इसमें, अगर हमें पूछा जाए कि भाई बताओ किसका डिसोसिएशन कम है, इसका कम है, इसका, तो हम कंसंट्रेशन की बेस बता सकते हैं। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका डिसोसिएशन कम। ठीक है, और हम ये भी बता सकते हैं कि हमें, चलो ऐसे पूछ ले कि इसका इक्विलिब्रियम एसिडिक का हमारे पास क्या है और इसका क्या है, कौन मतलब ज़्यादा है कौन कम है। तो ये कहने ये पूछ रहा है कि किसका डिसोसिएशन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा डिसोसिएट होगा। तो देखो, अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास सेम सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, तो चाहे कुछ भी हो हमारे पास, ये तो उतना ही डिसोशिएट होगा ना। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कंसंट्रेशन कितना है, इसको जितना डिसोशिएट होना उतना ही वो डिसोशिएट होगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसमें किसी चीज़ पे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा हमारे पास इसके ऊपर हमने क्वेश्चन देखा। हमने वीक एसिड एंड वीक बेस की बात की। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा निकालना सीख जाए तो, मतलब अल्फा निकाले, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें चाहिए क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोशिएट कितना होगा, मतलब। ठीक है, तो इसका हमें निकालने का तरीका होता है कि ले लो कि जितना अमाउंट डिसोशिएट हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, और हम ले लेते हैं इन्हें अपॉन में इनिशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कितना अमाउंट डिसोशिएट हुआ, देखो सिंपल सी बात है, हमने एक अमाउंट लिया, और उस अमाउंट में, मतलब हमें मान लो NaCl लिया, सबसे अच्छा एग्जांपल, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेना, सॉरी हमने ये ले लिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, तो हमें वीक की बात करनी है। हमने ये लिया एसिटिक एसिड, अच्छा एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलते रहो, इजीली समझ में आएगा। अगर हम मिक्सअप कर देंगे ऑफ एग्जांपल तो कंफ्यूजन होगा। ये लिया हमने, इसको सॉल्यूशन में डाला, सॉल्वेंट में डाला, मान लो ये आयंस में स्प्लिट हुआ 80%, पर हमने डाला तो कंप्लीट था ना, हमने डाला तो इसको कंप्लीट था ना, इनिशियल अमाउंट तो हमारा 100 था ना, और उसमें से 80% अगर डिसोशिएट हुआ तो दैट मीन्स हमारे पास अल्फा निकल के आ जाएगा, बस यही है। तो अब है, अगर तो इसकी बात करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टेंस होगी, तो जो डिसोशिएट हुआ है, तो हमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ा था। मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट हो चुका है, कैसे निकलती है कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस हम निकालते थे, ये साइन था उसका, कैसे निकालते थे कि जो हमने डाला, ठीक है, और जो अमाउंट डिसोशिएट होगी, मतलब आयंस में स्प्लिट हो गया, जैसे 80% एसिटिक एसिड इनटू आयंस में स्प्लिट हो गया, अब वो मूवमेंट करेगा तभी तो हमें कंडक्टेंस मिलेगी, कंडक्टिविटी मिलेगी, करंट मिलेगा, ठीक है, चार्ज मिलेगा। तो हम ले सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो तो उसको उसकी मोलर कंडक्टेंस ले सकते हैं, सिंपल। उसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, किसी भी कंसंट्रेशन पे उसकी हम मोलर कंडक्टेंस ले सकते हैं, और इनिशियल अमाउंट उसका हम मान लेते हैं, इनिशियल अमाउंट मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पता, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता हम कितना ले रहे हैं। स्टार्टिंग में हम इसको अल्फा डायल्यूशन पे ले रहे हैं या इनफाइनाइट पे मान लो कि हमें नहीं पता हमने कितना अमाउंट लिया है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, कितना भी हो सकता है। दैट्स वाई हम जो हमने आयनिक कंडक्टेंस निकाला था, रिमेंबर एट डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो आयनिक कंडक्टेंस निकाल, आयनिक, तो हम उसकी मोलर कंडक्टेंस ले लेते हैं। कि देखो इस फॉर्मूले को समझना है, हमें रटना नहीं है, समझना है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होंगी उससे ही कंडक्टिविटी चार्ज होगी, बाकी से तो नहीं होगी, तो हम इसको ले सकते हैं, हम मोलर कंडक्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, हमने इनफाइनाइट डायल्यूशन, हमने डायल्यूशन निकाला था, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर निकाला था, तो हमारे पास कुछ इस टाइप से निकल के आई थी कि हम इसकी आयनिक कंडक्टेंस ले लें, प्लस हम ऐसे
आयनिक कंडक्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे तो इनफाइनाइट डायल्यूशन में निकल के आ जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, हमें हमारे पास एसिटिक एसिड है, तो हमें ये पता है इसकी कुछ कंडक्टेंस होगी और इसकी कंडक्ट, तो दोनों को ऐड अप कर लेते हैं, तो हम इस वाले को ले सकते हैं। साइन का ध्यान रखना कि हम क्या यूज करें, इनफाइनाइट लगा रहे हैं, कंसंट्रेशन लगा रहे हैं, क्या ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है इस चीज के अंदर, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो इससे हम टोटल ले लिया और जिसकी तो मोलर कंडक्टेंस में इसकी बात कर सकते हैं, तो हम इक्विवेलेंट में बात, ग्राम इक्विवेलेंट में बात, अगर हम मोल में ले लें, अगर हम ग्राम में ले तो हम सेम चीज इसके साथ कर सकते हैं, इक्विवेलेंट के साथ, ठीक है। तो इसके बेस पे हमारे पास डिसोसिएशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये पीएच निकालना हो ये चाहिए अगर हमें, तो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत जगह काम आता है, तो ये हमें चाहिए, आगे भी आएगा हमारे, तो ये पता होना चाहिए हम कैसे निकालते हैं इसको। इसकी जो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन आती है, हमारे पास आती है सोल्यूबिलिटी निकालने के लिए। सोल्यूबिलिटी निकालने के लिए जो स्प्रेंगली सॉल्ट होते हैं, मतलब बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, जैसे देखो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। हमने वही एग्जांपल ले लेते हैं सबसे, ये हमारे पास H2O है, ये हमने NaCl इसके अंदर डाला, नमक वाला पानी, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें को समझना जरूरी है, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन है, हमने NaCl इसके अंदर डालेंगे, NaCl इस Cl टूट जाएगा और हमारे पास यहाँ पर H2O घूम रहा है, ये भी H+ और H- में कन्वर्ट होगा एक्चुअली, ठीक है, घूम रहा है। अब जो NaCl है वो पानी में तभी सोल्यूबल होगा जब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी किससे, लैटिस एनर्जी से, तभी ये सोल्यूबल होगा, ठीक है, तभी ये सोल्यूबल होगा। अब क्या दिया मैंने, हाइड्रेशन एनर्जी होती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे इसकी एनर्जी, ठीक है, और लैटिस एनर्जी होती है इनके बॉन्ड की एनर्जी, क्योंकि हमें एक NaCl क्रिस्टल टाइप में तो होता है, तो उसकी लैटिस एनर्जी होती है, इनके बॉन्ड में एक लैटिस एनर्जी होती है। ये बॉन्ड, अब हाइड्रेशन एनर्जी, अब हाइड्रोजन की जो एनर्जी है, इनके जो बॉन्ड की एनर्जी है, वो अगर इसकी एनर्जी से ज़्यादा हो, इसकी एनर्जी से ज़्यादा हो, मतलब NaCl है, क्रिस्टल हमने लैटिस पॉइंट, लैटिस की बात करते हैं, तो लैटिस, तो इनकी जो बॉन्ड होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहेंगे, इनकी बॉन्ड की एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहेंगे, और हाइड्रोजन की हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। H2 अगर मजबूत है, ठीक है, H2 मजबूत है, तो अगर हमने इसमें NaCl डाला तो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा ये, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन की जो एनर्जी है, H2O की जो एनर्जी है, उनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है उसकी, तो ये बिना टूटे, मतलब ब्रेक तो ये भी होगा, NaCl को ब्रेक करके सोल्यूबल कर लेगा, ठीक है। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, लैटिस एनर्जी, मतलब तो ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, NaCl टूटेगा ही नहीं अगर लैटिस एनर्जी क्योंकि देखो हाइड्रेशन एनर्जी का ज़्यादा होना जरूरी है, इसकी एनर्जी का ज़्यादा होना जरूरी है इसको तोड़ने के लिए, लेकिन अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, अगर इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब तो सोल्यूबल ही नहीं होगा ना, अगर ये ही नहीं टूटेगा तो H2O भी क्या टूटेगा। तो इसकी जो एनर्जी है, लैटिस एनर्जी, मतलब इस बॉन्ड की एनर्जी अगर ज़्यादा निकली, NaCl की ज़्यादा बॉन्डिंग की एनर्जी निकली और हाइड्रोजन की नहीं निकली, टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं तो सोल्यूबल नहीं होगा, तो इनसोल्यूबल होता है। कई बार क्या होता है कि लैटिस एनर्जी और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है लगभग इक्वल होते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी ये लगभग इक्वल होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ NaCl कुछ तो सोल्यूबल हो जाता है, कुछ नहीं होता है। बस इसी को देखना है, इसी की सोल्यूबिलिटी देखना है, जो स्प्रेंगली सॉल्ट होता है ना, मतलब जो बहुत कम सोल्यूबल हो, उसकी हमें क्या देखना है, उसकी हमें सोल्यूबिलिटी देखना है कि वो कितना सोल्यूबल होगा।
ठीक है। कौन से होते हैं हमारे पास सोल्ट जो स्प्रैंगली सोल्यूबल होता है, जैसे AgCl होता है, AgBr होता है, ठीक है। ये कुछ होते हैं जो कम स्प्रैंगली सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने वही सेम टू सेम केस लिया और हमने वाटर लिया है यहाँ पे और इसमें AgCl डाल दिया और यहाँ पे हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब डबल कर दिया। 1 लीटर था 2 लीटर कर दिया और इसमें AgCl तो उतना ही है, तो डाइल्यूट हो गया, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। अब हम इसमें अगर हमें इसकी सॉल्युबिलिटी देखनी है तो हम ये देख लेते हैं इसकी मोलर कंडक्टेंस। इसकी मोलर कंडक्टेंस का थोड़ा सा मेल ले आते हैं। देखो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस, हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम कितना भी पानी डाल दें इसके अंदर, हमें उससे मतलब नहीं है, हम बस डालते जा रहे हैं, कितना भी डाल सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो गया। तो हम इनफाइनाइट वाले को लाते हैं, ये हमारे पास कंडक्टेंस होती है और ये हमारे पास मोलरिटी होती है। तो अब इसमें देखो हमारे पास कंडक्टेंस दी हुई है, मोलरिटी दी गई है, ठीक है। मोलरिटी का मतलब ये कह सकते हैं हम कि कितना सोल्यूबल होगा, सोल्यूबिलिटी को कह सकते हैं हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कप्पा इंटू 1000 और हमारे पास जो इनफाइनाइट पे मोलर कंडक्टेंस है। तो मोलरिटी एक्चुअली क्या है, ठीक है, कितना ग्राम हमने लिया और उसका मोलर मास, ठीक है, कितना ग्राम हमने लिया और उसका मोलर मास, ठीक है। तो एक प्रकार से हमारे पास ये सोल्युबिलिटी फॉर्म में ही है, जो इतना ही तो सोल्यूबल हुआ, टोटल हमने इतना ले रखा है, हमने टोटल ले रखा है एसिटिक एसिड हमने ले रखा है, ठीक है, उसका मोलर मास हमने लिखा नीचे, और उसमें से मतलब मान लो जो हमारे पास एसिटिक एसिड है इसका जो मान लो कहाँ कितना 12 13 कितना हो गया, इसकी मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, तो 1 6 6 16 16 33 33 12 45 48 और 60, ठीक है, इसका मोलर मास 60 है, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि हमें पता चला कि ये एक केवल ग्राम में ले लेते हैं, मोल में लेते हैं, तो हमारे पास ये है कि 20 ही ये सोल्यूबल हो पाया। तो हमारे पास ये सोल्यूबिलिटी नहीं आ जाएगी कि इतना था और उसमें कोई 40% 50% ही सोल्यूबल हुआ, तो हमारे पास ये सोल्यूबिलिटी फॉर्म में नहीं आ जाएगी कि इतने में था और इतना ही सोल्यूबल हो पाया, मतलब इतना ही उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में उसमें डिसोशिएट हो गई, कैसे लैटिस एनर्जी इक्वल करके कैसे भी उसमें सोल्यूबल हो पाया। अगर हमें यूनिट ग्राम बाय लीटर में दी हो, मतलब हम मोल में बात करें, अब इक्विवेलेंट में बात करने लग गया ही, तो हम सोल्यूबिलिटी को हम कैसे लिखेंगे, सोल्यूबिलिटी को हम ले लेंगे कप्पा, ये तो सेम ही रहेगा कंडक्टेंस, और ये हमारे पास क्या है मोलर कंडक्टेंस। इसमें हम क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, जगह नहीं है एडजस्ट करो, ठीक है। यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्यूट हमने डाला था उसका मोलर मास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो इससे हमारे पास सोल्यूबिलिटी आ जाए जब ये ग्राम बाय लीटर में दिया हो और ये मोल बाय लीटर में। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम ग्राम में बात कर रहे हैं, ठीक है। या हम मोल में बात करें तो हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारा मोल में कहानी चल रही, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम अलग से ग्राम ले रहे हैं, ठीक है, अलग से वैल्यू ले रहे हैं, तो हमें पता नहीं सोल्यूट कितना है, यहाँ पे तो सब मिक्सअप हो गया, तो हम मोल में बात करें। अब हम यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता वो कितना है, तो इसलिए हम उसका मोलर मास निकाल के हम उसकी सोल्यूबिलिटी निकाल लेंगे। जब हमें पता हो कि हम कितना डाल रहे हैं तो मोल्स में बात करते हैं, जब हमें पता ही नहीं कि हम कितनी डालते हैं तो उसका मोलर मास अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मे भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्यों, तो इसलिए कि हमें पता हो, इसमें हमें पता है, इसमें हमें पता नहीं, दैट्स वाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूबिलिटी। तो इसमें जो फोर्थ एप्लीकेशन हमारे पास आती है वो होती है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ये होता है, इसको हम शो करते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में x s x प्लस 5, समझ के दिखाओ क्या है मतलब, ठीक है। इसको हम इसकी जो हमारे पास यूनिट होता है वो मोल बाय लीटर होता है, ठीक है।
सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब कितना प्रोडक्ट निकला हमारे पास, सोल्युबिलिटी का कितना प्रोडक्ट है। सिंपल, इसको निकालने का तरीका ये होता है, जैसे हमारे पास AB2 दे रखा है, ठीक है, ये ठीक है, तो हमें ये है x, तो इसके जो ये कितना है 1, a कितना है 1, तो इसका 1 से 1 तो ये हो गया x 1, b कितना है 2, तो इसका 2 से 2 y हो गया। और ये हमारे पास आ गया सोल्युबिलिटी, इन दोनों को ऐड कर दो 1 + 2, तो हमारे पास इसका क्या आ गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना 4s3, ठीक है, ये हमारे पास आ गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैसे, अच्छा एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमारे पास है A2B3, स्टोइकियोमेट्री देखनी है एक्चुअली इसमें, तो A हमारे पास कितना है 2 2, Y कितना है 3 3, और S कितना हो जाएगा हमारे पास, ये सोल्युबिलिटी आ गया, तो 3 3 हमारे पास हो गया 2 + 3, तो ये हो जाएगा 3 27 27 4 108 S5, ये हमारे पास से निकल के आएगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो इसमें हमारे पास एक कैसे हेल्पफुल हो सकता है, तो एक तो डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो, या हो सकता है कि हमें ये वैल्यू दे दे, ये वैल्यू देखिए, देखो इसमें कनेक्शन, देखो कनेक्शन कैसे बैठता है। हमारे पास क्या निकल के आया था अभी, सोल्युबिलिटी कप्पा इंटू 1000 मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, मतलब आयनिक वाली, ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है ये, ठीक है। ये कैसे, देखो हमें ये वैल्यू दे दे, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाए, ये वैल्यू, और ये वैल्यू हम यहाँ से निकालें, यहाँ पुट करें, और फिर हमसे ये निकलवाए, ऐसे कर सकता है, और ऐसे ही करता है एक्चुअली, कर सकता क्या है, ऐसे ही करता है। इसकी वैल्यू देखिए, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, ये हमें दिया होगा, ये वैल्यू निकाल लो, तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनता है। ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है ही नहीं इसमें, इसका स्टोइकियोमेट्री लो, इसकी स्टोइकियोमेट्री, उनका पावर में वही लगा दो, इसको ऐड करके हमारे पास आ जाती है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। ये थी इसकी 4th एप्लीकेशन। तो कोलरास जो लो है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान से देखो कितने मेन चीज़ें से निकाल के लाता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हुई कि 4th एप्लीकेशन। इसमें हमारे पास कोलरास की एक एप्लीकेशन बच गई है, ठीक है, वो होता है कि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, इससे रिलेट करके वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा इसमें एक बात थोड़ी सी कि हमने जो पहले 4 एप्लीकेशन देखी थी उसमें हमारे पास मैंने ये यूज़ करा था, इसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बात कर रहा था, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में बात करते बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन एक्चुअली इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बात करें डिसोसिएशन की, आयंस की बात कर रहे हैं। तो कोई कंपाउंड है वो आयंस में स्प्लिट होगा तभी तो कंडक्टेंस होगी, तो ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। सॉरी मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बोला, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम आ रहा था ना। तो ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है, और वो हमारे पास ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ी मेसी मिस्टेक होगी। अब यहाँ देखते हैं वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हम इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सबसे पहले डिसोशिएट कर देते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट देखते हैं वाटर के लिए, तो हम इसकी वैल्यू, हमारे पास ये कितना होता है 14, तो हम इसकी वैल्यू समथिंग अराउंड 10 to the power -14 रख सकते हैं। H2 का कंसंट्रेशन रखते हैं, तो H2 हम मान लेते हैं, जो भी हम सॉल्यूशन ले रखा है ये 1 लीटर में ले रखा है हमने, तो 1000 मोलर मास कितना होता है 18। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो काफ़ी लो होती है, काफ़ी कम आती है, तो उससे पता चलता है कि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो आप एक तो ये बात ध्यान रखना है, इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात है इसमें, बाकी हम इसमें थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि हम इसमें थोड़ा टेम्परेचर का एक रोल आता है, कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है ये 14, तो ये हमारे पास 10 to the power -14 ये हमारे पास ये रहेगा, ठीक है, हमारे पास ये रहेगा नॉर्मल। लेकिन अगर हम 100 डिग्री पे बात करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा,
ये हमारे पास कुछ इस टाइप से हो सकता है, हो जाएगा मतलब 12 जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं देन, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻12, क्योंकि दो देखो यहाँ पे 0 है तो माइनस कर दो, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻12। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि टेम्परेचर का जो रोल है वो कैसे चेंज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है इसके अंदर। और हमें कोलरास लॉ से अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें मोलर कंडक्टेंस कनेक्ट करनी है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ। वाटर के मतलब वाटर का डिसोसिएशन और उसकी कंडक्टिविटी दोनों कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं कोलरास की लॉ से, देखो वाटर की जो कंडक्टेंस है उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको देखो एक छोटी मोटी डेरिवेशन है, वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है, उसको समझोगे। इसमें अब डायरेक्ट एक चीज़ ध्यान में रखो कि इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वाटर का, वो हमारे कप्पा कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर। ये ध्यान रखना बस, हमें यही तो हमें ये रिलेशन चाहिए था, ठीक है, ये और ये रिलेशन हमें चाहिए था। तो अब बस ये ध्यान रखना, और इसके अंदर आप जब इसको खोलते हो ना तो हमारे पास क्या आता था वहाँ पे मोलर कंडक्टेंस को n प्लस इंटू आयनिक कंडक्टेंस प्लस, और यहाँ पे कैटायन की आयनिक कंडक्टेंस और एनायन की आयनिक कंडक्टेंस, ये हमारे पास आता था। तो बस इसमें देखो ये बात है कि हमारे पास जो n की वैल्यू है, यहाँ पर H2O की हमारे पास क्या है, इसकी 2 है और इसकी 1 है। जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो ये दोनों गायब हो जाते हैं, इन दोनों का रोल खत्म हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों का रोल खत्म हो जाता है। तो हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कप्पा कैटायन और एनायन, ठीक है, का स्क्वायर। बस रिलेशन ध्यान रखो। इसमें पहली बात ध्यान देने वाली बात है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, मतलब टूटने का जो होता है वाटर का, वो काफ़ी लो होता है। सेकंड पॉइंट ये टेम्परेचर का ध्यान रखना कि अगर ये नॉर्मल हम रूम टेम्परेचर बात करते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर 100 डिग्री तो क्या चेंज आता है। और तीसरा रिलेशन विथ मोलर कंडक्टेंस, मतलब डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, आयंस है तो कंडक्टेंस होगी, तो ये रिलेशन हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 5th एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। अब इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि कोलरास लॉ है क्या। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरी लैंग्वेज में है तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, तो समझ लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कह रहा है कि एट सर्टेन टेम्परेचर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl हैज कंडक्टिविटी। हमें कंडक्टिविटी दी हुई है, तो दैट मीन्स हमें कंडक्टिविटी गिवन है 1.8 × 10⁻⁶, ठीक है। द आयनिक कंडक्टेंस किसकी बात करेगा, आयनिक की बात कर, तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag+ एंड Cl(r). तो हमें Ag+ की हमें दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है Ag+ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, तो इनफाइनाइट लगा दो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो वही रहती है। तो इसकी दे रखी 54.5 cm² मोल इनवर्स, और हमें दे रखी है ये Cl- इनफाइनाइट पे 60.5 मोल इनवर्स, ठीक है। तो फाइंड आउट सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl एंड उसका प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने 3rd एंड 4th एप्लीकेशन पूछी है। तो हमारे पास क्या होता है सोल्युबिलिटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या था हमारे पास कंडक्टेंस, ठीक है, ये था हमारे पास। तो हमारे पास ये था सोल्युबिलिटी, ठीक है। तो कप्पा तो हमें दिया, कंडक्टिविटी तो हमें दी गई है, ठीक है, कंडक्टिविटी हमारे पास है, बाकी हमें आयनिक दी हुई है। तो ये हमें पता है, मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो क्या होता है, ग्राम होता तो अलग होता, और इसके वो 3 फॉर्मूले हमने यूज किए थे, ठीक है, 3 इक्वेशन थी हमारे पास। तो हमारे पास क्या होता है N+ इंटू प्लस का, ठीक है, मतलब कैटाइन का, और प्लस इंटू, तो हमें N1 Ag1 ही है, 1 इंटू ये वैल्यू रख दो 54.5
प्लस ये भी हमारे पास 1 ही है, कितना स्टोइकियोमेट्री इसका 1, मल्टीप्लाई कर दो 65 से, तो हमारे पास आ गई क्या, मोलर कंडक्टेंस। वैल्यू हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे, कंडक्टेंस हमें पता ही है। ये जो बात कर रहा है ये मोल्स में बात कर रहा है एक्चुअली हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास मोल में बात कर रहा है, तो हम मोल बाई लीटर वाला यूज करेंगे। देखो हमारे पास 2 सोलिबिलिटी के लिए आए थे, अगर ग्राम में दिया होता नहीं सब कुछ तो हम एक ग्राम इक्विवेलेंट निकालते इसका, तो ग्राम इक्विवेलेंट बस डायरेक्ट इसको जोड़ना था, इनका रोल खत्म हो जाता, रिमेंबर इनका रोल खत्म हो जाता और हमें केवल इनको जोड़ना ही था। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए जब हम बात करते हैं, जब हमें वैल्यू ग्राम में दी हो, लेकिन हमें बात हमारे पास मोल में है, और जब ग्राम बाई लीटर ग्राम में हमारे पास दी होती है वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सोलिबिलिटी को मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो जो भी सोल्यूट है उसका मोलर मास, तो हमें मोल में दिए तो हमें ग्राम में बात नहीं करनी है एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ गया, सोलिबिलिटी, ठीक है, ये हमारे पास सोलिबिलिटी आ गया, ये वैल्यू आ गई, ये हमें दी है, सोलिबिलिटी आ गया, और अगर ग्राम में देते तो इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब हम सोलिबिलिटी हमारे पास आ गई, तो नेक्स्ट पूछा है हमारे पास सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बताओ, क्या हमारे पास इक्वेशन थी इसकी, स्टोइकियोमेट्री x की, y की y, और जो सोलिबिलिटी आती है उसका x प्लस y। तो हमारे पास AgCl की बात कर रहे हैं, कितना Ag है, A की है तो इसकी पावर 1, कितना Cl है, A की है तो इसकी पावर 1। सोलिबिलिटी हमारे पास ये आ गई, यहाँ पे यहाँ से निकल के आ जाएगी, यहाँ पर पुट कर दो x प्लस वाई 1 प्लस 1 स्क्वायर कर दो, तो हमारे पास सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम थर्ड एप्लीकेशन और फोर्थ एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। हमें दिया है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट 0.2 m, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे ये तो चलो ठीक है 0.2 m दे रखा है, ठीक है। कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन R, तो हमें कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है, कंसंट्रेशन दी गई है हमें, मतलब अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट 0.2 m, कंसंट्रेशन एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन R 4.8 एंड 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमें कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड pH, ठीक है। तो हम देखें तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये होता है कि कितना जो हमने इनिशियल अमाउंट लिया था इलेक्ट्रोलाइट में, जो मतलब हमने जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसका इनिशियल अमाउंट लिया था, उसमें कितना डिसोशिएट होगा, तो हम क्या बात करेंगे उसकी मोलर कंडक्टेंस कितना हमने लिया था अपॉन में जो टोटल था स्टार्टिंग में था, इनिशियल था, तो हम उसको इनफाइनाइट से शो करते हैं। सी कंसंट्रेशन जो डिसोशिएट हो चुका है और स्टार्टिंग में कितना भी ले सकते हो, दैट्स वाई इनफाइनाइट, ठीक है। ये मोलर कंडक्टेंस हमें दी हुई है। तो एक्चुअली देखो हमें कंसंट्रेशन पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दोनों की वैल्यू दी गई है, 4.8 कंसंट्रेशन पे है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 400, तो हम इसको 4.8 अपॉन 400, ये हमारे पास निकल के आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया तो हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वजह तो हमारे पास क्या होता है अल्फा स्क्वायर सी और 1 माइनस अल्फा। एक बार इसको आप नेग्लिजिबल मान लो, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको आप रिमूव कर दो। जो भी अगर ऐसा कुछ पूछ ले कोई भी वैल्यू है ना, उसका तो थोड़े से आगे वाला जो है, मान लो आपका जो कैलकुलेशन है वो 2.88 आई, तो हो सकता है कि मे बी इन द जो ऑप्शन है उसमें आपको 2.93 समथिंग मिल जाए, तो आप उसको कर देना, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, यह जो है हमारे पास, करना चाहो तो कर लो, लेकिन रिमूव करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगी 4.8 अपॉन 400 का स्क्वायर कर दो। कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.2, तो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ गया, ठीक है। pH पूछा है, pH होता है माइनस log H प्लस, या इसको हम कह सकते हैं मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर, मतलब चार्ज ऑन आयन, एक्स फैक्टर को आप चार्ज ऑफ आयन भी कह सकते हो, ठीक है। बस आपको इलेक्ट्रोलाइसिस वाले में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि एक्स फैक्टर होता क्या है, बाकी आप इसको चार्ज ऑन आयन भी कह सकते हो। एक्स फैक्टर इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
मोलरिटी हमें दी गई है 0.2, एक्स फैक्टर हमें किसका है, किसका दिया, एसिटिक एसिड। क्या होता है एसिटिक एसिड, तो इस पे जो चार्ज होता है 1 होता है, मतलब हाँ तो 1, और हमारे अल्फा कितना निकल गया है, अल्फा ये कैलकुलेट करना, पीएच लॉग निकालना आना चाहिए, तो पीएच हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और पीएच। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें एक थोड़ा कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि फॉर सॉल्ट ए बी हैविंग मोलर मास 200 ग्राम मोलर मास दिया है, हमारे पास के की वैल्यू दी है 1, मतलब कंडक्टिविटी दी है 1.5 × 10⁻³ ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स, H2O की वैल्यू दी है। ठीक है, एंड आयनिक कंडक्टेंस हमें दी है 1 and 0.485 ओम इनवर्स डेसीमीटर मोल इनवर्स। कैलकुलेट सोल्युबिलिटी इन ग्राम लीटर, सोल्युबिलिटी मोल बाय लीटर था, और सोल्युबिलिटी ग्राम बाय लीटर हम क्या करते थे, यहाँ पे सोल्युबिलिटी कप्पा इंटू 1000, और हम क्या करते थे नीचे, यहाँ पे हमारे पास आयनिक कंडक्टेंस सॉरी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट, मल्टीप्लाई करते थे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो इसमें सबसे पहले एक बात नोटिस करने वाली है, यूनिट का ध्यान रखो। हमें यूनिट किस में दी गई है, हमें डेसीमीटर में यूनिट दी गई है। ठीक है, हमें डेसीमीटर, ये भी डेसीमीटर में ही है, और तो हमें डेसीमीटर में वैल्यू दी गई है, डेसीमीटर में दी गई है। तो आप थोड़ा सा बैक जाओ, मोलर कंडक्टेंस हमने पढ़ा था, उसके 4 फॉर्मूले लिखाए थे। अगर डेसीमीटर हो तो क्या करते थे, मोलर कंडक्टेंस के इक्वल कप्पा इंटू एम। जब हमें सेंटीमीटर दिया हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 1000 से, और अगर मीटर दिया हो, ये जो यूनिट है मीटर में दी हो, तो इसको अपॉन में हम मल्टीप्लाई करते थे 1000। तो यही यूनिट वाला खेल यहाँ पे चलेगा। इसको हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको डेसीमीटर दिया, दैट्स मीन 1000 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यूनिट यही होता है इसमें, यूनिट का ध्यान है तो आंसर गलत। अब इसमें एक छोटी सी बात है, वो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कंडक्टिविटी बोली है, तो ये एक सोल्ट की कंडक्टिविटी की बात हो रही है। सोल्ट है वो वाटर के अंदर है। देखो हमें सोल्युबिलिटी किसकी चाहिए, कैलकुलेट सोल्युबिलिटी इन ग्राम लीटर, तो हम बात कर रहे हैं इसकी सोल्युबिलिटी का। तो हमारे पास सोलवेंट है, मतलब वही एग्जांपल ले लेते हैं अपने, पानी के अंदर NaCl नमक डाला, हम सोल्युबिलिटी की किसकी बात करें कि NaCl कितनी अच्छी तरह से घुलता है। लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे तो हमें इसकी बात करनी है, टोटल इसकी सोल्युबिलिटी की बात करनी है, तो हम इसकी ही तो कंडक्टिविटी की बात करेंगे, इसकी कंडक्टिविटी की बात करेंगे H2O की। तो अगर क्वेश्चन में अगर जिसका पूछा है उसकी कंडक्टिविटी लेना है, और अगर दूसरे का किसी का दिया हो तो माइनस कर दो उससे, इसका जिसका पूछा उसकी कंडक्टिविटी चाहिए, तो हमें वाटर में मिला रखा है इसको, तो इसकी कंडक्टिविटी को इससे माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ओनली NaCl की कंडक्टिविटी आएगी। ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी बात ये ध्यान रखने वाली है, अगर हमें 2 कंडक्टिविटी दी हो, जिस कंडक्टिविटी की हमें पूछ रहा है ना, बस तो दूसरे वाले से माइनस कर दो, क्योंकि हमें उसी की चाहिए। तो हमारे पास 1.5 × 10⁻³ और माइनस कर दो इसको 1.5 × 10⁻⁵ से। m मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें दे रखी है, तो हमें ये वैल्यू दे रखी है, और AB है, तो n तो 1 1 हो गया सब दोनों का, तो इसको ऐड कर दो, कितना कहाँ गया 1 प्लस ये हो गया 0.85 ग्राम बाई लीटर में पूछा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिया हुआ है हमें 200, बस आ गया हमारे पास सोल्युबिलिटी। बस इसमें देखो दो बात ध्यान, इसमें देखो काफ़ी चीज़ें ध्यान रखने वाली बात थी कि एक मोलर मास सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला था वो हम कहाँ यूज करते हैं जब ऐसे दिया हो। दूसरा इसमें यूनिट का ध्यान रखना, डेसीमीटर, मीटर में होता तो मल्टीप्लाई नीचे कर देते 1000 से, तो इसका ध्यान रखने वाली बात है। तीसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो कंडक्टेंस है हमें NaCl की कंडक्टेंस ही ना कि वाटर की, तो माइनस कर दो। अब इसको माइनस करना हो तो एक अच्छा तरीका होता है, इसमें 10⁻⁵ को कॉमन ले लो,
तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻² माइनस 1.5। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है, इसको सोल्व कर लो, अपॉन में ये मल्टीप्लाई में ये, तो हमारे पास सोल्युबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। सोल्युबिलिटी आ गई तो सोल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी आ जाएगा। बस यही तो करना है। अगर हमें ये पूछा हो तो बस सोल्युबिलिटी की वैल्यू रख के कर दो, तो हमें इससे ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ देख लिया इसके अंदर, ठीक है। हमने देखा था कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कंडक्टेंस को। उसके बाद हम उसमें जो फोर्थ था डाइल्यूशन पे, उसके बेस पे हम कोलराउस को देखा। कोलराउस ने एक लॉ बताया कि किसकी, अगर हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसकी 5 एप्लीकेशन थी, ठीक है। तो उसकी जो 5 एप्लीकेशन थी उसके बेस पे हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिए। अच्छा, 5 एप्लीकेशन में हमें सबसे पहले देखा कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास अगर हो किसी वीक एसिड का या वीक बेस का या वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें दिया हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सोल्युबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं किसी, देखो कितने कोलराउस लॉ के थ्रू हमें कितने काम हो गए हमारे। हमें सोल्युबिलिटी का पता चल गया उस आयन की, हमें जो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी, अगर आयन की बात करें तो उसकी हमें कंडक्टेंस का पता चल गया। वीक एसिड और वीक बेस भी पता चल गया। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना निकल गया वो भी पता चल गया। वाटर का भी पता चल गया कि वाटर का कनेक्शन क्या होता है मोलर कंडक्टेंस के साथ। तो एक लॉ से कितने काम हो गए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कोलराउस लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले 2-3 क्वेश्चन देख ले ताकि कंसेप्ट आपके साथ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इस वीडियो में हमने कोलराउस लॉ को समझा। इसके आगे हम आयनिक स्ट्रेंथ और इसके आगे जो फर्दर है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।